तो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है कांग्रेस, लागू हो जनसंख्या नियंत्रण कानून। जी हां, आबादी वाली रिपोर्ट पर मच गया हंगामा। बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर, आखिर किसने ये खुलासा किया है दोस्तों, किसका ये बयान है कि इस्लामिक स्टेट कांग्रेस बनाना चाहती है, बताएंगे आपको। साथ ही साथ बताएंगे जीएसटी कलेक्शन देख पाकिस्तानी पीएम की फट गई आंखें, पहली बार भारत के अर्थव्यवस्था पर बोला पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, कहा भारत हमसे आगे है। जी हाँ, तो वही बताएंगे इजराइल हमास युद्ध के बीच विदेश मंत्री जयशंकर जी का फलस्तीनियों को लेकर बड़ा बयान। तो वहीं सैम पित्रोदा के बयान से अमेरिका तक मच गया बखेड़ा, लोगों ने कहा भारत की जनता चुनाव में सिखाएगी सबक। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सामने लाइक का बटन है, दबा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां आबादी वाले रिपोर्ट पर मच गया है हंगामा, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है कांग्रेस, लागू हो जनसंख्या नियंत्रण कानून। दरअसल देश में हिंदुओं की घटती और मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेसियों ने देश को धर्मशाला बना दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। तो वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस रिपोर्ट को देश की जनता को भ्रम में डालने वाला और नफरत फैलाने वाला करार दिया है। दोस्तों इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है, वे भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। भारत में 1947 में हिंदुओं की आबादी लगभग 90% थी और आज हम सिर्फ 70% पर आ गए हैं। मुसलमानों की आबादी भारत में 20% हो गई है, जो पहले सिर्फ 8% हुआ करती थी। देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं, रोहिंग्या को वोट बैंक बना दिया गया है, इसीलिए ये लोग मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। इस रिपोर्ट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जो जनगणना 2021-22 में होना था वे 2024 तक नहीं हुआ, ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात कह रहे हैं। पीएम और भाजपा का यही एजेंडा है, फिर से लोगों को ठगना चाहते हैं, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। तो वहीं भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने बताया है कि वो इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद से आहत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में तत्काल प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहिए। जब जब हिंदू घटा है तो देश बटा है, 4 बीबी और 40 बच्चे इस देश में नहीं चलेगा। ये तो रही बयानबाजी, लेकिन आपको बताते हैं आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है। दरअसल भारत में 1950 से 2015 तक 65 वर्षों के अंतराल में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में हिंदुओं की हिस्सेदारी में 6% की गिरावट आ गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों की तुलना करें तो वहां बहुत संख्यक मुस्लिमों की आबादी में हिस्सेदारी तेजी के साथ बढ़ी है और ये सच एक सरकारी अध्ययन में सामने आया है। इससे जुड़े आंकड़े प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की साइट पर उपलब्ध है। ऐसे में गिरिराज सिंह ने बता दिया है कि हिंदुओं की आबादी क्यों घटी है भारत में। ऐसे में गिरिराज सिंह के केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जो उन्होंने कहा है कि इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है कांग्रेस, लागू हो जनसंख्या नियंत्रण कानून। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी राय तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते भारत के विकास में हर एक भारतीय नागरिकों का योगदान होना चाहिए। ऐसे में आपका जवाब, आपका कमेंट तो बनता ही है दोस्तों, जरूर बताइएगा। देखते हैं आप इस पर क्या राय देते हैं। तो वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी खबर, जीएसटी कलेक्शन देख पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के उड़े होश, फटी की फटी रह गई आंखें, कहा एक चीज मिले तो भारत को भी पीछे छोड़ देंगे। दरअसल गरीबी, भुखमरी, महंगाई और बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान का बड़बोलापन नहीं जा रहा। एक तरफ को देश का खाना खर्चा चलाने के लिए दुनिया भर में कर्ज मांग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत को पीछे छोड़ने की बात करता है। हालिया बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का है। उन्होंने कहा है कि टैक्स वसूली में पाकिस्तान भारत से भी आगे निकल सकता है, बशर्ते कि सरकार को एक चीज का साथ मिले। उनका बयान भारत के अप्रैल महीने में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन को देखकर आया है। हाल में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से 24वीं बार यानी कि 24th टाइम्स $1 अरब का कर्ज मिला है। इस बीच भारत ने अप्रैल महीने में पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा पेश किया। इस आंकड़े को देख पाकिस्तानी पीएम ने भी कह दिया है कि भारत हमसे बहुत आगे है। जी हां, खुद शहबाज शरीफ ने यह बात कही कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में हमसे बहुत आगे है। लेकिन गौर करने वाली बात दोस्तों यहां है कि शहबाज शरीफ ने आगे इसी बयान में कहा कि लेकिन पाकिस्तान
पाकिस्तान के लोग ईमानदारी से कड़ी मेहनत करें तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ सकते हैं। हालांकि पाकिस्तानी पीएम का ये बयान पूरी तरह से बचकाना लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी भारत के मुकाबले कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान सपने में भी भारत को क्रॉस नहीं कर पाएगा और ये बात पाकिस्तान को आज ही गांठ बांध लेनी चाहिए हमारे खबर के माध्यम से। और दोस्तों एक चीज और गौर करने वाली है कि पाकिस्तान में लगातार कोई भी प्रधानमंत्री टिकता नहीं है। हर 1 साल पर, हर 2 साल पर ही चेंज हो जाता है। कोई भी प्रधानमंत्री अब पूरा का पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में जो भी प्रधानमंत्री बनता है या जो भी गवर्नमेंट में आता है, पाकिस्तान को वो लूटने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है यही कुछ साल के लिए हम गवर्नमेंट के अंदर। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लोगों को ही ईमानदारी का लॉलीपॉप दे दिया कि पाकिस्तान के लोग ईमानदारी से कड़ी मेहनत करेंगे तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बार भी उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम की बात नहीं की। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान को यह सपना भी देखना छोड़ देना चाहिए कि वो भारत से आगे निकल पाएगा कभी, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और साथ ही साथ मेरा भारत महान कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, इजराइल हमास युद्ध के बीच विदेश मंत्री जयशंकर जी का सबसे बड़ा बयान बता दें। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मध्य पूर्व में चल रहे इजराइल फलस्तीन संघर्ष पर अहम टिप्पणी की है। बुधवार को विदेश मंत्री ने कहा कि भारत फलस्तीनियों के लिए एक राष्ट्र का समर्थन करता है और उसका ये रुख पूरी दुनिया को पता है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक गार्गी कॉलेज में विश्व बंधु भारत मुद्दे पर बोलते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि हम एक बहुत ही तनावपूर्ण मुश्किल स्थिति से गुजर रहे हैं, जिसमें इजराइल शामिल है, फलस्तीन शामिल है, बहुत से अरब देश शामिल है, खाड़ी के राजशाही शामिल है, ईरान शामिल है। कुछ दिनों पहले ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमला भी कर दिया था। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अब आप देखिए कि एक विश्व बंधु को इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकवादियों ने हमला किया तब हम बहुत स्पष्ट थे कि ये आतंकी हमला है। हमने इस पर स्पष्ट रुख रखा है। जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तब भी हमने अपना रुख स्पष्ट कर रखा है कि जहां कहीं भी सैन्य कार्रवाई हो वहां आम लोगों की जिंदगी को बचाना बेहद जरूरी है। तो वहीं दोस्तों बड़ी खबर बता दें, अमेरिका किलर यार्ड्स मिसाइल S-400 मिसाइल रशिया ने निकाली विक्ट्री डे परेड। पुतिन ने दुनिया को दिखाई ताकत। जी हां, यूक्रेन के साथ युद्ध के तीसरे साल में पहुंचने पर रशिया ने गुरुवार को अपनी 79वीं विक्ट्री डे सैन्य परेड की है। 9 मई को रशिया में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत का जश्न मनाया जाता है। इस दौरान रशिया की राजधानी मॉस्को में रेड स्क्वायर के माध्यम से हजारों रूसी सैनिक हथियारों के साथ परेड करते हैं। रशिया इस परेड के जरिए 1945 की जर्मनी पर जीत और वर्तमान में यूक्रेन के साथ युद्ध में समानताएं स्थापित करने का भी इच्छुक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के तौर पर 21वीं बार परेड का निरीक्षण किया। इस साल परेड में यार्स मोबाइल रणनीतिक मिसाइल सिस्टम, इस्कंदर M ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लॉन्चर की भी प्रदर्शन हुआ। साथ ही रशिया की परमाणु रक्षा के महत्वपूर्ण घटकों की झलक भी पुतिन ने दुनिया को दिखाई। तो वहीं विक्ट्री डे परेड में खड़े होकर पुतिन ने अमेरिका को खुली धमकी भी दी है। जी हां, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पश्चिम की किसी भी हरकत का रशिया कड़ा जवाब देगा और उनके परमाणु बम भी हमेशा तैयार रहते हैं। रशिया की वार्षिक विक्ट्री डे परेड में बोलते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिटेन और अमेरिका को जमकर निशाने पर लिया। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सैम पित्रोदा के बयान से अमेरिका तक मच गया बखेड़ा। लोगों ने कहा भारत की जनता चुनाव में जरूर सिखाएगी सबक। जी हां, कांग्रेसी नेता और राहुल गांधी के खासम खास सैम पित्रोदा के विवादित बयान से अमेरिका तक बखेड़ा खड़ा हो गया है। अमेरिका में सैम पित्रोदा के बयान की जमकर आलोचना हो रही है। वॉशिंगटन में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा के बयान को नस्लवादी बताते हुए उसकी निंदा की। साथ में ये भी कहा है कि भारत की जनता विपक्षी पार्टी को चुनाव में सबक सिखाएगी। बता दें कि कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा ने इस बयान से विवाद खड़ा कर दिया कि पूर्व के लोग चीनियों जैसे और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी नागरिकों जैसे दिखते हैं। अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद पित्रोदा ने बुधवार को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसके बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी सैम के बयान को लेकर कांग्रेस पर पूरी तरह हमलावर है। अब अमेरिका में भी बीजेपी समर्थकों ने सैम पित्रोदा को घेरना शुरू कर दिया है। सैम के साथ कांग्रेस की भी जमकर निंदा हो रही है। जी हां, इतना ही नहीं, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सैम पित्रोदा के खतरनाक इरादों पर खतरनाक बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की खतरनाक मंशा सामने आ गई। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से बांटने का रहा है, चाहे वो 1947 का समय हो या वर्तमान में। आपको बता दें, योगी जी ने कहा कि ये कांग्रेस के बुद्धिदाता यानी थिंक टैंक है जो, तो सैम पित्रोदा स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति को ही बता रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने तो हमेशा सत्ता के लिए देश को बांटा है, 1947 में भारत को बांटने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आजादी के बाद भी कांग्रेस ने भारत को जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने का पाप किया है। योगी जी ने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ, ऐसे में अब आप लोग सैम पित्रोदा के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के ग्वादर में फिर आतंकी हमला, सो रहे 7 मजदूरों की मौत। जी हाँ, आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब खुद आए दिन आतंकी हमलों का शिकार हो रहा है। बुधवार को बंदूकधारियों ने दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पास एक घर पर हमला किया और सो रहे 7 मजदूरों को मार डाला। बंदरगाह शहर दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर है। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले 20 मार्च को पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर पोर्ट पर आतंकी हमले की खबर सामने आई थी। बताया जा रहा था कि ग्वादर पोर्ट के अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में 8 हथियारबंद आतंकवादी जबरदस्ती घुसे। जी हाँ, तो वहीं बता दें, भारत से तनाव के बीच नई दिल्ली आखिर आए मालदीव के विदेश मंत्री। आखिर कैसे उतरने लगा राष्ट्रपति मुइज्जू का भारत को लेकर खुमार। आपको बता दें कि क्या गलती सुधारना चाहता है मालदीव। मुइज्जू ने अपने विदेश मंत्री को पहले दौरे पर भारत भेज दिया। जयशंकर जी से इन्होंने मुलाकात भी की। दरअसल दोनों देशों में जारी राजनयिक गतिरोध के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर बुधवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने करीब 6 महीने पहले पदभार संभाला था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में खूब तनाव आया। इसके सबके बीच मालदीव से यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। भारत आने के बाद मूसा ने आज दोपहर विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात की। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मालदीव और भारत के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को प्रगाढ़ और विस्तार करने पर चर्चा की। आपको बता दें, आखिर क्यों खास है ये यात्रा। दरअसल यहाँ खास बात यह है कि पदभार संभालने के बाद विदेश मंत्री जमीर मूसा की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। इससे पहले मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद दशकों से चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया था। दरअसल मुइज्जू नवंबर में राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद अपने पहले विदेश दौरे में तुर्की गए थे। अब ऐसे में विदेश मंत्री अपने पहली आधिकारिक दौरे पर भारत आए हैं। पदभार संभालने के बाद से विदेश मंत्री जमीर की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। अब कहीं ना कहीं मुइज्जू के अकल ठिकाने आती दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, चीन का जला श्रीलंका अब आया पुराने दोस्त के पास। भारतीय कंपनी को मिली एक और बड़ी डील। ड्रैगन को भारत का करारा जवाब। बता दें, इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट में फंसने के बाद श्रीलंका को समझ आ गया है कि चीन की दोस्ती उसके लिए खतरनाक है। यही वजह है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वीपीय देश को फिर से पुराने सहयोगी और पड़ोसी भारत के करीब लेकर आ रहे हैं। श्रीलंका के विक्रमसिंघे सरकार महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग को बढ़ावा दे रही है। श्रीलंका की सरकार ने हाल में ही भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल के बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी है। इसमें मन्नार और पुणे रीन में 484 मेगावाट के 2 पवन ऊर्जा स्टेशन की स्थापना के लिए 44.2 करोड़ डॉलर का निवेश शामिल है। जी हाँ, ऐसे में श्रीलंका सरकार ने यह फैसला चीन से वित्त पोषित मट्टला राजपक्ष अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे MRIA के प्रबंधन के अधिकार के तहत एक भारतीय रूसी संयुक्त उद्यम को दिए जाने के बाद लिया है। तो वहीं आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर, भारत के लोकसभा चुनावों में दखल देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। रशिया का सबसे बड़ा दावा। जी हाँ, लोकसभा चुनावों के बीच रशिया ने एक बहुत बड़ा दावा ये किया है कि अमेरिका भारत के लोकसभा चुनावों में दखल देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का मकसद लोकसभा चुनावों के दौरान भारत को अस्थिर करना है। रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी RT न्यूज के मुताबिक रशिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि अमेरिका दरअसल भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। वो भारत की राजनीतिक समझ और इतिहास को नहीं समझता। आपको बता दें कि ज़खारोवा ने यह बयान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका की रिपोर्ट के संदर्भ में दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर निराधार आरोप लगाता रहा है। इसका कारण भारत के आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य को बाधित करना और आम चुनावों में रुकावटें पैदा करना है। तो वहीं आपको बता दें, पूरी दुनिया करती रही विरोध, फिर भी नहीं माना ये राष्ट्रपति। चर्च को मस्जिद में आखिर बदल ही दिया। अब हर तरफ हो रही है थू थू। जी हाँ, मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के सपने देख रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन अपने देश में ही ईसाइयों के निशाने पर आ गए हैं। उनका
जमकर विरोध हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब ईसाई एर्दोगन से नाराज हुए हों। दोस्तों, इससे पहले भी उनका काफी बार विरोध हो चुका है। कट्टरवाद की राह पर चल निकले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अपने देश की एक और चर्च को मस्जिद में बदल दिया है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने सोमवार को इसका उद्घाटन किया। बाइजेंटीन काल की यह मशहूर चर्च को सोमवार को मस्जिद के रूप में आधिकारिक तौर पर खोला गया। जी हाँ, ऐसे में सोमवार को इस्तांबुल में बीजांटीन चर्च को औपचारिक रूप से एक मस्जिद के रूप में खोले जाने को लेकर पड़ोसी देश ने विरोध दर्ज किया। समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ताजा घटनाक्रम के बाद ईसाई देशों में गुस्सा भड़का हुआ है। ग्रीस की सरकार ने चर्च को मस्जिद में तब्दील करने पर तुर्की पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो एक और वैश्विक धरोहर के चरित्र का अपमान कर रहा है। तो वहीं बता दें, कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तानी का जोश हुआ फुस्त। लोगों ने कहा, हम भारत से नहीं कर सकते जंग, रिएक्शन पर खड़े भी ना हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी और बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तानी का एक वीडियो सामने आया है जहां पर पाकिस्तान की सरकार और सियासतदान राजनेता भले ही भारत को लेकर कश्मीर का राग अलापते हो, मगर वहां के लोगों का जोश इस मामले में फुस साबित होता नजर आया है। पाकिस्तान के कई लोगों का मानना है कि उनका मुल्क इंडिया के साथ ना तो कभी जंग कर सकता है और ना ही उसे तकनीक के मामले में टक्कर दे सकता है। हिंदुस्तान के एक रिएक्शन पर उनका देश खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें तब सामने आई है जब हाल ही में पाकिस्तानी यूट्यूबर शाइला खान ने वहां के लोगों की राय जाननी चाहिए तो पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि पाकिस्तान से जो चले गए हैं वो अब परिवारों को भी शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि परिवार को भी पाकिस्तान से निकाल रहे हैं। मौजूदा हालात को देखे तो यहाँ जिसे भी मौका मिलता है वो बाहर निकलना चाहता है, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। भविष्य की यहाँ कोई गारंटी नहीं है, आप चाहे पढ़े हो, लिखे हो या फिर ना हो। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के सेना और जज में रहे लोग मौके मिलने पर बाहर जा रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। 64% युवा अवसाद का शिकार है। यहाँ नौकरी को लेकर भी कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, तो वहीं इंडिया से जंग को लेकर भी पाकिस्तानियों ने जवाब दिया। कहा, इंडिया हमसे काफी आगे है। उनके हाई स्कूलों में भी विदेशी भाषाएं सिखाई जा रही हैं। बाहर के लोग उन्हीं को चुनते हैं जो उनके साथ संवाद कर पाते हैं। हमारे यहाँ तो 90% लोग सही से उर्दू भी नहीं बोल पाते, वे क्या ठीक से विदेशी भाषाएं बोलेंगे। वे सिर्फ जुगाड़ लगा रहे होते हैं। हमारा मुल्क तो कर्ज पर चल रहा है, ना हम उनसे जंग कर सकते हैं और ना ही टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर सकते हैं। हमारे पास चंद हथियार है, हम 1-2 चलाएंगे, उनका रिएक्शन आएगा। भारत के पास पैसा भी है और निवेश भी, उनको बस एक रिएक्शन देना है जिसके आगे हम खड़े भी नहीं हो सकेंगे। ऐसे में जंग की बात अच्छी नहीं, भारत के साथ सोचना भी पाप। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, अब सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल। पहले और दूसरे राउंड की वोटिंग पर टीएमसी को अब भी है शक। बता दें, लोकसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग का आंकड़ा चुनाव आयोग ने कई दिनों बाद अपडेट किया था। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सवाल उठाए थे। अब टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मांग की है कि हर लोकसभा क्षेत्र का वोटिंग प्रतिशत शेयर किया जाए। ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि चुनाव आयुक्त ये बताएं कि पहले और दूसरे राउंड की वोटिंग में किस सीट पर कितना मतदान हुआ, असल में कितने मतदाता हैं और कितने लोगों ने वोट डाला। इसके अलावा वोटिंग प्रतिशत पर फाइनल आंकड़ा जारी करने में देरी क्यों हुई, इसको लेकर भी सवाल उठाया गया। तो वहीं बता दें, अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है बड़ी मुश्किलें, ईडी कल दाखिल कर सकती है सप्लीमेंट्री चार्ज शीट। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। जी हां, दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय कल सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दायर कर सकता है। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के साथ ही बीआरएस की नेता के कविता के खिलाफ भी सप्लीमेंट्री चार्ज शीट कल ईडी दाखिल कर सकती है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को जबकि कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। तो वहीं बता दें, हरियाणा में सियासी हलचल हुई तेज। हुड्डा ने कहा, दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे। जी हां, हरियाणा में बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद से सियासी हलचल तेज है। दरअसल निर्दलीय विधायकों की समर्थन वापसी से नायाब सिंह सैनी की सरकार खतरे में आ गई है। विपक्ष जहां मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी पूर्ण बहुमत का दावा करते हुए कह रही है कि उसके संपर्क में कुछ विधायक हैं। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता जननायक पार्टी यानी जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला से कहा है कि वो अपने सभी 10 विधायकों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे। वो भी कांग्रेस के 30 विधायकों के साथ राज्यपाल के पास पहुंच जाएंगे। आखिर क्या होने वाला है हरियाणा में दोस्तों, क्या लगता है आपको? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।